दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में भी मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग विज्ञान का इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ये सारे प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके थे, लेकिन अब आपका समय नज़दीक है तो आप फटाफट फटाफट से आप लोग सारा कोई रिवीजन करते हुए चलेंगे। एक-एक बार प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। सारा का सारा प्रश्न बच्चों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सारा का सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है? क्योंकि मैं सारा प्रश्न ही क्वेश्चन बैंक से लेकर आया हूँ और अगर आप लोग इतना सा कर लेते हैं तो भैया फिर क्वेश्चन बैंक पढ़ने की कोई ज़रूरी ही नहीं है, ठीक है? तो चलिए जी, तो आज इसकी पहली कक्षा याद रखिएगा। 1-2 कक्षा में हम लोग पूरा का पूरा विज्ञान का जितना क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में सारा का सारा क्वेश्चन कर लेंगे। बात करेंगे पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ तो पहले से पूरा का पूरा सेट का ही डला हुआ है, लेकिन मैं आज जो क्वेश्चन कराऊँगा उसका भी पीडीएफ जाकर के वहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है? तो जाकर के आप लोग आराम से पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। चलिए जी। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो सर जी, प्रश्न आपका साफ-साफ दिख रहा है अपन को कि प्रश्न यही है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? हम लोग गाड़ी में पीछे देखने वाला दर्पण में उत्तल दर्पण को क्यों लगाते हैं? सर जी, इसका 2-3 कारण है, बता देते हैं। पहली बात, उत्तल दर्पण जो है, फोटो हमेशा सीधा बनाता है। दूसरी बात, उत्तल दर्पण में फोटो जो है छोटा बनता है। इसी कारण, यही 2 कारण है जिसके वजह से हम लोग जो है उत्तल दर्पण को पीछे देखने वाला दर्पण में लगाते हैं, यही कारण है। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। इसे पश्च दृश्य दर्पण के रूप में लगाने पर यह बड़े-बड़े कार्यों का छोटा और सीधा फोटो बना देता है, प्रतिबिंब बना देता है, जिससे वाहन चालक को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। इसी कारण इसका प्रयोग हम लोग पश्च दृश्य दर्पण मतलब पीछे देखने वाला दर्पण के रूप में करते हैं। क्लियर होगा? कुछ भारी चीज़ नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहा को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखें। अब 2 गो उपाय बताना है लोहा को जंग से बचाने का। सर जी, लोहा को पेंट कर दीजिए या नहीं तो लोहा पे जस्ता का परत चढ़ा दीजिए। दोनों तरीके से आप लोग लोहा को बचा सकते हैं। तो जस्तीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें धातु पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये यहाँ से उसका उत्तर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखना है। तो सर जी, प्रकाश का परावर्तन का 2 गो नियम होता है, आप सभी को पता होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये वाला बात बोल रहा है यहाँ पर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो अभिलंब डाले हैं तीनों एक ही समतल में होता है। और उसके बाद बोला जा रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये जो आपतन कोण है, परावर्तन कोण मतलब आई और आर आपस में बराबर होता है, यही बोला जा रहा है बेसिकली, ठीक है? जल्दी जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे। 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, याद रखिएगा। नेत्र की समांजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो आदमी का आंख में जो लेंस होता है उसका फोकस दूरी घटाने बढ़ाने का क्षमता को हम लोग नेत्र की समांजन क्षमता बोलते हैं। क्या समझ में आया? कि मनुष्य के नेत्र में उत्तल लेंस होता है। इसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को हम लोग समांजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस, आदमी की आंख में जो लेंस होता है उसको नेत्र लेंस बोलते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता को नेत्र की समांजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन लाकर ही नजदीक या दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे आप लोग फोन देख रहे हैं, तो फोन नजदीक रखिएगा तो फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा। फोन को दूर रखिएगा तो फोकस दूरी को दूर करना पड़ेगा। जब तक फोकस वहां पर एडजस्ट नहीं होगा तब तक आप लोग वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए फोकस दूरी को एडजस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। जिसका ही सामंजन क्षमता कमजोर हो जाता है उसको देखने में काफी ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाता है, ठीक है जी? चलिए अगला देखते हैं। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम लिखें। तो करना क्या है, बाम हस्त है तो बायां हाथ का नियम होगा। तो अपना बायां हाथ का 3 उंगली तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को लंबवत फैलाना है। इस प्रकार फैलाना है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाएगा। तो अंगूठा जो है आपका बल की दिशा को दर्शाएगा, यही नियम होता है। अपने बाएं हाथ की 3 उंगली मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार लंबवत लंबवत मतलब होता है 90 डिग्री, सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है। तो अंगूठा जो है चालक पर लगे बल की दिशा को सूचित करेगा। नियम है सीधा सीधा। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो देखिए होता क्या है, जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो जाए उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक गिलास लिए, उसमें पानी डाल दिए, उसमें मिट्टी डाल दी, अब उसको बढ़िया से मिला दिया, तो अब मिट्टी पानी मिल गया। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, ये मिट्टी नीचे जा करके बैठ जाएगा। ये जो नीचे बैठा ना, इसी को बोलते हैं अवक्षेप। इसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो यही पूछ रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। मतलब एक पदार्थ पृथक होकर के नीचे बैठ जाता है। अब इतना को लिखिएगा तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। क्वेश्चन है 2 नंबर का, लेकिन मिलेगा एक ही नंबर।
अब आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसका जो है आपको इसका एक बात करें तो इसमें उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण क्या देंगे जी? एक उदाहरण है आपका AgNO3, AgNO3 प्लस का NaCl गिवन डेट। अब क्या होगा, AgCl के साथ में चला जाएगा AgCl और प्लस का इधर बच जाएगा आपका NaNO3। अब समझिएगा, अब देखिए, अब समझने का बात है कि ये जो AgNO3 है ये आपका लिक्विड है और ये NaCl है ये भी आपका लिक्विड है। लेकिन ये जो AgCl बना है ये आपका सॉलिड हो जाता है बच्चा, ये आपका ठोस पदार्थ हो जाता है और ये जो NaNO3 ये भी आपका लिक्विड है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो है ऐसा कुछ होता है सर जी, ये आपका अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर लिखना है। अब देखिए लिखेंगे, स्वपोषी विषमपोषी में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ स्वपोषी लिख देंगे, एक तरफ विषमपोषी लिख देंगे। अब स्वपोषी पोषण किस में होगा? हरा पौधा में होगा। हरा पौधा है तो क्लोरोफिल का जरूरी होगा। विषमपोषी पोषण पौधा को छोड़ के, हरा पौधा को छोड़ के बाकी सब जीव जंतु में होगा और इसके लिए क्लोरोफिल का जरूरी नहीं होगा। बताइए, दो को बोल रहा था अंतर लिखने, कितना आसान तरीके से लिख दिया। चलिए अगला देखते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दे। अब देखिए इसमें बोल दिया उदाहरण देने, तो उदाहरण देना ही पड़ेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर इधर और 1 नंबर इधर। उदाहरण छोड़ के नहीं आइएगा बच्चे, याद रखिएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, तो इसको हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। अब इसका लिखना है तो सब उदाहरण लिखना है तो सर जी आप लोग जानते होंगे कली चूना, आप लोग देखे होंगे। इसमें जब हम लोग पानी डालते हैं ये चूना बुझ जाता है, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और इसी के साथ में ढेर सारा मात्रा में ऊष्मा भी बाहर निकलता है। जो बर्तन में रखते हैं, जो बर्तन में चूना को रख के उसमें पानी डालते हैं, वो बर्तन भी गर्म हो जाता है, उससे ढेर सारा धुआं भी बाहर आता है, खदकता है पानी। तो क्या हुआ, उसमें बाहर निकल रहा है, तो यही दिखाना था। तो CaO कली चूना का सूत्र होता है, H2O पानी का सूत्र होता है, CaOH होल टू ये बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। याद रखिएगा, सूत्र भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दें। अब देखिए इस अभिक्रिया बहुत आसान है जी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा। तो एक अम्ल बोल रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, क्षार बोल रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसको ले लिए। बन क्या रहा है सर जी? बन रहा है लवण, NaCl जो घर में खाते हैं, लवण नमक, और उसके बाद जल H2O। बस ये सूत्र आपको लिख के दिखाना था, 2 में 2 मिलेगा। वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर, मतलब वायवीय श्वसन, अब देखिए नाम से पता लग रहा है वायवीय श्वसन, इसमें वायु वायु यानी ऑक्सीजन का जरूरी होगा। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन जरूरी होता है और वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता है। अब देखिए वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का जरूरी होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही है, साथ ही साथ में एल्कोहल भी बन जाता है। समझ में आ गया? इसमें एक चीज एल्कोहल, एल्कोहल ही एक्स्ट्रा बनता है। तो क्लियर होगा, वायवीय श्वसन वायु का जरूरी, वायु मतलब ऑक्सीजन, तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपस्थिति अनिवार्य है और वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ठीक है, वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखा देता है? क्वेश्चन पूछा कि हम लोग नीचे से देखते हैं तो आकाश नीला दिखता है, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री है जो स्पेसशिप में अंतरिक्ष में यात्रा करता है, स्पेसशिप से ज्यादा है, उसको आकाश काला क्यों दिखता है? देखिए नीला दिखने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अरे भैया प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसी कारण ये वायुमंडल में दिखता है, इससे भी ज्यादा बैंगनी का होता है, लेकिन ये इतना फैल जाता है कि नजर नहीं आता है आपसे। नीला रंग का प्रकीर्णन ठीक ठाक होता है, जिसकी वजह से नीला रंग हम लोगों को दिखाई देता है। समझ में आ गया? अब अंतरिक्ष में वायुमंडल है नहीं, अब वायुमंडल नहीं है, प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं हो पाएगा। अब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा तो आकाश नीला कहां से दिखेगा भैया? कोनो रंगे नहीं दिखेगा, कोनो रंग नहीं मतलब काला दिखेगा। तो अंतरिक्ष में वायुमंडल ना होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसी कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा कैसा दिखता है? काला दिखाई देता है। सारा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? अब आप ही बताइए, धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा जी? सर जी आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। यही चीज ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो सिर्फ हाइड्रोजन टिक करके आ जाना पड़ जाता है। अब यही चीज आपका 2 नंबर में पूछ दिया तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जैसे Fe धातु है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आपका अम्ल है, जब अभिक्रिया करेगा तो FeSO4 फेरस सल्फेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, हो गया। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? यह जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर जिंक आयरन को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। अब देखिए जिंक है,
उसको फेरस सल्फेट यानी FeSO4 के विलयन में डालेंगे तो जिंक आपका ज़्यादा ताकतवर होता है और Fe आपका कम ताकतवर होता है। तो जिंक क्या करेगा, Fe को उसके विलयन से भगा देगा, तो जिंक अपना विलयन में घुस गया तो ZnSO4 बन गया और Fe आपका बाहर निकल गया। याद रखिएगा, इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया में भी यूज कर सकते हैं। ये विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है, ठीक है। सेम अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन में भी यूज कर सकते हैं। तो एक ही याद कीजिए, दो जगह लिख दीजिए। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाले तो आयरन को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया, हो गया, बात खत्म। अगला है आहार श्रृंखला क्या है। अब देखिए, ये घास है, घास को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा शेर, या ऐसे ले लीजिए एक घास है, घास को एक प्राणी होता है जिसको बोलते हैं टिड्डा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप, और सांप को कौन खाएगा, सांप को खाएगा चील। तो ये भी आपका आहार श्रृंखला हो गया। मतलब इसमें क्या होता है, ऊर्जा, भोजन में ऊर्जा होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले ऊर्जा सूरज की ऊर्जा, पहले ऊर्जा घास के पास थी, घास से गई टिड्डा में, अब टिड्डा के पास ऊर्जा खा लिया मेढक तो ऊर्जा मेढक के पास, मेढक के पास ऊर्जा फिर सांप खा लिया तो सांप के पास ऊर्जा, फिर सांप को चील खा लेगा तो ऊर्जा चील के पास। इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। प्रकृति में पाया जाने वाला जीवधारियों का ऐसा क्रम जिसमें ऊर्जा यानी भोजन का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, इसी को हम लोग आहार श्रृंखला बोलते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में जा रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, आहार श्रृंखला बोलेंगे। और उदाहरण बोल रहा है तो उदाहरण दे दीजिए जी। उदाहरण में घास, हिरन, बाघ, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है जल संरक्षण के क्या उपाय हैं। भैया जल को संरक्षित करने मतलब जल को बचाने का क्या उपाय है। सर जी जल को बचाने का एक उपाय, ढेरी उपाय। लिखते हैं, जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। पहली बात तो जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार करना, मतलब जितना जरूरी है पानी का उतने उपयोग करेंगे। उसके बाद जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल को बर्बाद नहीं करेंगे और वर्षा जल को एकत्रित करेंगे तो जल बच जाएगा। 3-4 को उपाय लिख देंगे, ये सब आसान प्रश्न है। रक्त के दो कार्य रखे, खून का दो काम। क्या है जी, खून याद रखिए, खून शरीर में घूमता है, उस शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर में तापमान बनाए रखता है, शरीर में गर्मी बनाए रखता है। और जब आदमी मर जाता है तो खून रुक जाता है, खून रुक जाता है शरीर ठंडा हो जाता है, सही बात है। और खून पूरा शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, शरीर जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का काम भी खून द्वारा किया जाता है। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर का जितना भाग है वो सब जगह ऊतक जो मौजूद होता है, कोशिका से जो बना होता है, उसको ऑक्सीजन पहुंचाना। साथ में उत्सर्जी पदार्थ, जो पदार्थ को बाहर निकलना है चाहिए उसको बाहर निकालना, ये भी काम रक्त करता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। सर जी अभिसारी मतलब एक बिंदु पर आकर के मिलना, उत्तल लेंस से जो किरण गुजरती है एक बिंदु पे जाके मिल जाती है, इसी कारण इसको हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। देखो भैया यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसी को इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे। उत्तल लेंस अपने से होकर जाने वाली समांतर किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलाती है, अपने से होकर जो किरण जाती है उसको एक बिंदु पर मिलाती है, अर्थात अभिसरित करती है। एक बिंदु पर मिलाना को अभिसरित बोलते हैं और एक बिंदु से फैलना को अपसरित बोलते हैं। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्लियर होगा। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या हुई। इसमें एक नंबर आपका गोलीय दर्पण को परिभाषा में मिलेगा, एक नंबर आपको इधर सॉल्व करने में मिलेगा। तो गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण को बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह मतलब चेहरा देखने वाला सतह गोल होता है। ठीक है, जैसे आप उत्तल दर्पण ले लीजिए, इसका देखिए चेहरा देखने वाला सतह गोल है। अवतल ले लीजिए, इसका भी चेहरा देखने वाला, इधर देखेंगे चेहरा ये भी गोल है। ऐसा दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण बोलेंगे। और उसमें बोला जा रहा है वक्रता तिरछा, वक्रता तिरछा मतलब आर, आर आपका कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या, फोकस दूरी मतलब एफ, एफ आपसे पूछ लिया है। एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बटेगा दो, आर मतलब 20 बटेगा दो, दो से कितना बार में चला जाएगा 10 बार में, तो एफ का मान कितना आ जाएगा बच्चा, एफ का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही आपको निकाल के दिखाना था। ऐसे आप लोग कर देंगे तो उत्तर आपका पूरा हो जाएगा, इतना सा कर देंगे आंसर पूरा हो जाएगा। और बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, बराबर आर बाई टू सिद्ध करने के लिए भी आता है और ऐसे भी आता है। खनिज और अयस्क में अंतर लिखे, खनिज अयस्क में अंतर लिखना है, एक तरफ लिखेंगे खनिज एक तरफ लिखेंगे अयस्क। सरजीव धरती के अंदर में जो भी चीज पाया जाता है वो सब खनिज है, और लेकिन जिससे हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं उसको अयस्क बोलते हैं। देखिए कंडीशन समझिएगा, धरती के नीचे में जो भी चीज पाया जा रहा है, धरती के नीचे में सर जी कोयला भी पाया जा रहा है, आपका लोहा भी पाया जा रहा है, हेमाटाइट भी पाया जा रहा है, मैग्नेटाइट भी पाया जा रहा है, उसके बाद आपका बोल सकते हैं हीरा भी पाया जा रहा है। ये सब क्या है, सब चीज खनिज है, पेट्रोलियम भी पाया जा रहा है, सब चीज खनिज है। लेकिन जिस खनिज से हम लोग धातु निकाल सकते हैं, जैसे आपका बॉक्साइट है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाल सकते हैं, वो आपका अयस्क हो जाएगा। जिससे हम लोग धातु निकाल सकते हैं वो अयस्क हो जाएगा। अब पेट्रोलियम क्या अयस्क होगा, नहीं होगा। सभी खनिज अयस्क होते हैं, मतलब धरती से जितना खनिज प्राप्त होता है वो, सॉरी, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। धरती से जितना निकलता है सबसे सब धातु नहीं निकाला जा सकता है,
लेकिन धरती से जो भी अयस्क है वो खनिज हो सकता है, मतलब जिससे भी धातु निकालेंगे वो खनिज जरूर होगा, ठीक है, ये इसका बात है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? अब देखिए, पहले पूछा था कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, अब पूछ दिया कि साफ आकाश होता है तो उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो सूर्य का प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब हमारे वायुमंडल में घुसता है, तो उसका प्रकीर्णन होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है। इसका बैगनी रंग का, लेकिन बैगनी रंग का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके बाद हम लोग अपना आंख से इसको नहीं देख पाते हैं। उसके बाद नीला रंग का प्रकीर्णन होता है जो ठीक ठाक, फिर जामुनी रंग का प्रकीर्णन होता है, बेजानी हाफी नाला पड़े होंगे। फिर जामुनी रंग का, इसका भी प्रकीर्णन होता है, लेकिन इसका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसको भी नहीं देख पाते हैं। फिर आता है आपका नीला, इसका प्रकीर्णन ठीक ठाक होता है, मतलब ज्यादा भी नहीं होता है, खूब कम भी नहीं होता है, जिसकी वजह से ई आकाश में पूरा छाया हुआ दिखाई देता है, ठीक है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में प्रयोग किए। इसी कारण स्वच्छ आकाश का रंग हमेशा हमें नीला प्रतीत होता है। क्लियर होगा, चलिए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सर जी, आकाश में जो तारा देख रहे हैं टिमटिमाता हुआ नजर क्यों आ रहा है? सर जी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे से निकला प्रकाश मानव नेत्र तक स्पष्ट नहीं पहुंच पाता है। वायुमंडल में अपवर्तन होता है, लेयर बना हुआ है, कभी गर्म हवा बहेगा, कभी ठंडी हवा बहेगा, और वायुमंडल का परत में हर जगह वायु का तापमान अलग अलग होता है, तो कहीं गर्म हवा मिलेगा, कहीं ठंडा हवा मिलेगा, ठीक है। तो इसी कारण जो है वो अपवर्तन बार बार होता है, उसका माध्यम अलग अलग हो गया, कभी गर्म हवा में चल रहा है, कभी ठंडा हवा में चल रहा है, उसका अपवर्तन होगा, मतलब बार बार किरण को उस वहां से जो किरण है उसको मुड़ना पड़ेगा, कभी हमारे आंख तक पहुंचेगा, कभी मुड़ जाएगा। इसी कारण कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, इसी को तो बोलते हैं टिमटिमाता हुआ दिखना। इसी कारण हमें सारे तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला है, आदर्श ईंधन की क्या विशेषता है? आदर्श मतलब अच्छा, अच्छा ईंधन का क्या विशेषता होगा? सर जी, मन चाहे ढंग से, मतलब जैसा चाहे वैसा जलेगा, सस्ता में उपलब्ध होना चाहिए, प्रदूषण कम फैलाना चाहिए, और ज्यादा मात्रा में गर्मी देना चाहिए, उसी को तो अच्छा ईंधन बोलेंगे, आदर्श ईंधन बोलेंगे। यही सब काम नहीं करेगा तो इसको खराब ईंधन बोल देंगे। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? कितना बार बता चुका हूं मैं। चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बात पर निर्भर करता है। अब देखिए, जो रोक रहा है ना, यही आपका रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। ये जो जा रहा है, ये ढकेल जो रहा है, ये आवेश को, इसको बोलते हैं वोल्टेज, मतलब विभवांतर। और ये जो बह रहा है, ये आवेश के बहने को हम लोग करंट बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। अब देखिए, प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो रोकने वाला हाथ बढ़ जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अब हाथ का साइज यही है, तार, तो आपका जो ये पाइप है, मतलब ये तार जो है इतना मोटा हो जाएगा, तो इधर से निकल जाएगा। मतलब यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये जो इसका मोटाई बढ़ जाएगा, या सीधा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को ही मोटाई भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर मोटाई हम लोग बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा भैया, इतना को कहाँ थे, कितना रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। और तापमान पर भी निर्भर करता है, तापमान बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटाएंगे प्रतिरोध घटेगा। चलिए, अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो भैया देखिए, संतुलित है, संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के, मतलब गिवन डेट जिसको बोलते हैं, उसको इधर के और उसके इधर के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, उसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण है, तो सबसे अच्छा उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग इसको लिख सकते हैं, सी प्लस का O2 गिवन डेट CO2 संतुलित है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। विद्युत धारा क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। अब विद्युत धारा क्या होता है? आवेश लगातार बहता है, इसी को विद्युत धारा बोलते हैं। आवेशों के सतत, सतत मतलब होता है लगातार, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक सर जी एम्पियर होता है। और थोड़ा सा बात करें तो इसका जो है हम लोग जो है सूत्र भी लिख सकते हैं, सूत्र होता है आई बराबर क्यू बटे का टी, ये भी लिख सकते हैं। इसी से परिभाषा भी बन जाएगा। आवेश तथा समय के अनुपात को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, दोनों तरीके से। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन मतलब होता है जुड़ना, मिलना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें दो तत्व जुड़ जाएगा, नया पदार्थ का निर्माण करेगा, इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और उदाहरण में बेस्ट एग्जांपल आप लोग लिख दीजिए, कार्बन लिख लीजिए, ऑक्सीजन मिला दीजिए, CO2। कहोगे सर जी आप तो एक ही उदाहरण बार बार चिपका रहे हो। अरे भैया, मैं आपके आसानी के लिए ही कर रहा हूँ, आप लोग कितना अलग अलग याद रखोगे? एक याद रखो, दो तीन जगह मिला दो इसको। इसी को हम लोग कहाँ लिखेंगे? संयोजन में लिखेंगे। इसी को हम लोग कहाँ लिखेंगे? इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जो लिखेंगे उसमें लिख देंगे। इसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण उसमें लिख देंगे, ठीक है। सब जगह एक ही को यूज करेंगे, तीन चार जगह यूज करेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उदाहरण दे क्या होता है जी प्रतिस्थापन अभिक्रिया? इसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, तो इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसी का एक और नाम है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें सर जी कौन वाला लगाएंगे? याद कीजिए, हमने बताया था
कि जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, क्वेश्चन में हम लोग किए थे, तो जिंक लिए इसको आयरन सल्फेट के विलयन में डाल दिया तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और साथ में आपका साथ में आपका सॉरी साथ में आपका आयरन बाहर निकल जाएगा, यही तो होगा। और ऊपर नहीं निकलेगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, विस्थापित ये बेचारा अपना अलग हो जाएगा। तो यही चीज होगा, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब बताओ, एक समीकरण याद किए थे, एक एग्जाम्पल याद किए थे, यहाँ भी यूज किए वहां भी यूज किए। तो इस तरह से आप लोग को स्मार्ट स्टडी करना है। अगला देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। अब देखिए, सूरज में क्या होता है सर जी, सूरज में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाता है। सूरज के नाभिक में नाभिकीय संलयन हो रहा है, यहाँ पर नाभिक जुड़ रहा है, यही लिखेंगे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा और ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम बना रहा है, और हीलियम क्या है, हीलियम आपका ईंधन है। इसी से सूरज में आग लगा हुआ है। जब तक दुनिया में हाइड्रोजन रहेगा तब तक सूरज जलता रहेगा, जब तक हाइड्रोजन खत्म तो सूरज खत्म, ईंधन खत्म। नाभिकीय विखंडन क्या है, अभी नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो छोटा छोटा नाभिक जुड़ के बड़ा नाभिक बनाता है। अब नाभिकीय विखंडन, विखंडन मतलब टूटना, इसमें एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक में टूट जाएगा। तो जब एक बड़ा और भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे व हल्के नाभिक में टूट जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम बनाने में नाभिकीय विखंडन का ही यूज किया जाता है। उपयोग भी लिख देंगे एक लाइन, आपका और नंबर में बढ़ जाएगा। एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है, यह आलेख द्वारा दर्शाएं। तो देखिए, अब बोल रहा है कि लेंस में प्रकाश किरण किस तरह गमन करती है। भैया लेंस बोल रहा है तो दोनों लेंस बना देंगे, एक तरफ लिख देंगे उत्तल, और चलिए इसको मैं पतला कर दूं, और एक तरफ हम लोग बना देंगे, एक तरफ हम लोग बना देंगे अवतल। ठीक है, और दोनों से हम लोग प्रकाश का पड़तल दर्शा देंगे। लो भैया, ये बन गया आपका अवतल लेंस। और इसमें प्रकाश कैसे कैसे चलेगी जी, तो ये बन गया मुख्य अक्ष, इसके समांतर प्रकाश की किरण आएगी। तो उत्तल लेंस क्या करता है, इसको फैला देता है, उत्तल लेंस से फैल जाएगी प्रकाश की किरण, और इसको डॉट डॉट करके हम लोग पीछे पीछे मुख्य अक्ष पे मिलाएंगे, ऐसे करके यहाँ पर मिल जाएगी, ऐसे करके बनाना है। इसी तरह एक उत्तल लेंस लेंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, इस तरह से समांतर किरण आएगी और एक बिंदु पर मिल जाती है, फोकस पर मिल जाती है, इस तरह से दिखा देंगे, हो गया बात खत्म। यही आपको दर्शाना था। एक नंबर यहाँ मिल जाएगा, एक नंबर यहाँ मिल जाएगा, दो नंबर हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। जैसा कि हमने कहा कि हम लोग कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन करने वाले थे, तो सर जी हमने 30 क्वेश्चन किया, और 30 क्वेश्चन, 30 का 30 प्रश्न हमने समझ करके किया। आपको उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी। बच्चों, क्लास पसंद आया तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर देंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और एक प्यारा सा शेयर भी जरूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे साइंस के आगे के प्रश्नों के साथ में, तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।